डेथ ऑफ द काइंडनेस ये एक ऐसा मांगा एनिमे है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ इस मांगा सीरीज़ का। तो इसके अंदर जो एक लड़का होता है वो खुद को हील कर लेता होता है, उसके बाद रीजनरेटिंग की एबिलिटी होती है। तो वो सोचता है कि वो अपने पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को बेचेगा और उससे काफ़ी सारे पैसे कमाएगा और अपनी फैमिली को उससे हैप्पी रखेगा। तो बाकी मैं आपको इस एनिमे के अंदर बताता हूँ जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये एनिमे। तो वो लड़के बताते हैं कि हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, चाहे वो एआई हो, चाहे वो बायोटेक हो, चाहे वो स्पेस में हो। तो उसकी स्पीच सुनने के बाद उसे एक प्राइज भी दिया जाता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है कि मैंने इस फर्स्ट टाइम ही इस शो के अंदर अपना पार्टिसिपेट दिया था और मुझे काफ़ी अच्छी इसके रिजल्ट मिले हैं। तो हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का फुटबॉल मैच है, जिसके बाद वो फुटबॉल कोर्ट के अंदर जा रहा होता है गेम खेलने के लिए। तो जिसके बाद उसके अंदर मन की आवाज आती है कि उसकी बहन बोल रही है कि भैया आप ये मैच जीत सकते हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दो आदमी मिलकर एक आदमी का जबरदस्ती ऑपरेशन कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे 16 हार्ट, 28 किडनीज, 3 कोर्निया और 2 लंग्स और एक ही बंदे के हमें चाहिए, तुमने ही ये वादा किया था। तो जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि तुम हमें दिला नहीं पाए तो अब हम तुम्हारे ही निकालने वाले हैं। जिसके बाद वो अपनी जान की भीख भी मांग रहा होता है हर आदमी, और वो कहता है कि हाँ ये एक सच है बात की मैं तुम्हें एक ही आदमी की इतनी सब चीजें दिलवा सकता हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। जिसके बाद वो आदमी बहुत तेजी से चलाता है योचिगा साकागामी। जिसके बाद वो कहता है कि कहाँ पर हो तुम। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि साल पहले मैं उसे बाउंसर के रूप में अपने पास लाया था। जिसके बाद वो आदमी बताता है कि उसे 15 साल का जब वो था तब उसे वो मिला था, तो वो अकेला ही बचा था और उसके साथ में उसकी बहन और उसका एक छोटा भाई बचा था। उसके माता पिता की दोनों की हत्या हो चुकी है। वो आदमी बताता है कि जब वो 15 साल का था तब मैं उससे मिला था और वह बहुत ज़्यादा गुस्सेला आदमी था क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी। जिसके बाद वो मेरे लिए अपनी किडनी को काट कर रखता है और कहता है कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि मेरी किडनी को खरीद सके। जिसके बाद वो बताता है कि पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ उसके ऊपर, पर वो यकीन दिलाने के लिए मुझे उसने काफ़ी कोशिश की। उसके बाद वो आदमी बताता है कि उसने अपने हाथों को छुरी से काटना शुरू कर दिया और वो खुद भी खुद रीजनरेट हो रहा था। जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। वो आदमी कहता है कि मुझे पहले इस मामले में जांच कर लेनी चाहिए और मुझे माफी मांगता हूँ आप लोगों से, तो प्लीज मुझे छोड़ दें। तो जिसके बाद उनका बॉस उसको पैसे देते हुए कहता है कि तुमने जिस लड़के के बारे में बताया है तुम इस लड़के को पकड़ो। तो जिसके बाद वो लड़का आता है और जोर से चिल्लाता है बॉस मैं आ गया हूँ। जिसके बाद यूची कहता है कि काश मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं लेट ना हो गया हूँ यहाँ पर आने के लिए। तो वो बताता है कि ये यूची है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था तुम सभी लोगों से। तो जिसके बाद बताया जाता है कि इस लड़के ने अपने माता पिता को ढूंढने की काफी कोशिश की थी पर उसे नहीं मिले थे। जिसके बाद वो बहुत कहते हैं कि तुम हमें अपने बॉडी पार्ट्स दो, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। जिसके बाद दोनों सर्जनों से कहते हैं तुम पीछे होके बैठ जाओ, हम तुम्हारा ऑपरेशन करने वाले हैं। तो जिसके बाद वो लोग कहते हैं गुड नाइट बेटा, अब तुम सोने वाले हो गहरी नींद में। जिसके बाद वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं पर वो जैसे तैसे करके उठ जाता है वहाँ से और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो जिसके बाद सभी लोग कहते हैं कि पकड़ो इसे पकड़ो। जिसके बाद वो पकड़ने की कोशिश करते हैं तो एक डॉक्टर यूची को पकड़ने की कोशिश करता है पर यूची उसको पकड़ के फेंक देता है पीछे की ओर। तो अब यूची के पीछे एक और पड़ जाता है वहाँ का सर्जन। तो उसके बाद यूची डॉज करता है और एक कस के पंच मारता है उसके फेस के ऊपर। तो यूची एक कील को लेता है और वो अपनी किडनी वाली जगह पे घोप लेता है और उससे निकाल देता है अपनी किडनी को बहुत बुरी तरीके से और वो दे देता है सामने वाले बॉस को। जिसके बाद यूची वहाँ से चला जाता है और वो कहता है शुक्रिया था, मुझे इन्हीं पैसों की जरूरत थी। तो यूची देखते हैं कि काफी सारे बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं यूची का, क्योंकि उन सबको पता चल चुका होता है कि एक ऐसा लड़का है जो कि लीवर बार बार रीजनरेट कर सकता है अपना। तो यूची कहता है कि आखिर मैं इस पाइपलाइन के थ्रू मैं नीचे चला जाता हूँ जिसके कारण किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद यूची उस पाइप की लाइन को जैसे पकड़ता है तभी उसे पता है, महसूस होता है कि ये बहुत ज्यादा ऊंची है। तो जिसके बाद यूची कहता है हाँ मुझे ये करना चाहिए। जिसके बाद वो उन सबको धक्का मारते हुए पहुंच जाता है सीढ़ियों के पास और आगे आगे बढ़ता जाता है और वहां से निकल जाता है। तभी जो यूची को लेकर आया होता है आदमी वो पैसों को गिन रहा होता है और बहुत ज्यादा कहता है कि पैसों की खुशबू मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जिसके बाद कुछ लोग आते हैं और उससे पूछते हैं कि यूची कहाँ पर है। तो वो आदमी कहता है कि आखिर मैं इतने सारे लोगों को लाया पर यूची उनमें से सबसे अच्छा निकला जिसकी अब वैल्यू और काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। तो यूची काफी तेजी से स्टेयर्स चढ़ रहा होता है जिसके कारण उसकी किडनी में पेन होना शुरू हो जाता है। तभी वो देखता है तो किडनी फिर से उसकी रीजनरेट हो रही होती है पर उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है।
जिसके बाद योइची घर पहुंच जाता है और वो कहता है सोरा मैं घर आ गया। जिसके बाद उसके ऊपर सीधा आकर एक बाल्टी गिर जाती है पानी की। तभी सोरा बताते हैं कि हमारा घर का दरवाजा खराब हो चुका है। तो सोरा योइची से पूछती है कि आखिर भैया ये इतना सारा खून यहाँ कहाँ से आया आपके ऊपर। जिसके बाद योइची कहता है कि हाँ मैं गिर गया था जिसके कारण मुझे चोट आई है। जिसके बाद वो बताता है कि मेरे पास काफी सारे पैसे हैं तुम्हारे लिए। जिसके बाद ये योइची की बहन पूछती है कि आखिर बड़े भैया आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। जिसके बाद योइची कहता है कि एक मेरा दोस्त था जिसे मैंने उधार दिए थे ये पैसे और मैं उससे वापस लेकर आया हूँ तभी इतने सारे ये पैसे हैं। जिसके बाद सोरा कहते हैं कि भैया आपका तो कोई फ्रेंड ही नहीं क्योंकि आप 4-4 बार जॉब करते हो दिन में और फिर भी आपका कोई फ्रेंड नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोई फ्रेंड बना सको। जिसके बाद वो कहती है सच बताओ कहाँ से आए हैं पैसे। तो योइची अपनी बहन से सच बताता है कि उसने कहाँ से पैसे कमाए थे। जिसके बाद उसकी बहन कहती है कि आप इतना जोखिम भरा काम मत कीजिए। जिसके बाद उसका बड़ा भाई कहता है कि मैंने तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की ठीक करवाने के लिए इतने पैसे कमाए हैं, हालांकि ये पैसे कम है तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए। जिसके बाद उसकी छोटी बहन कहती है कि हम इन सब पैसों को लगाकर हम अपने घर चले जाते हैं जो कि हमारे माता पिता का था। जिसके बाद उसका छोटा भाई हारो भी इस बात को एक्सेप्ट करता है और उनसे तीनों के बीच में ये होता है और सलाह। और जिसके बाद वो सभी लोग चल पड़ते हैं अगले दिन चलने का प्लान भी बना लेते हैं। जिसके बाद रात को वो सारा कुछ साफ सफाई करने शुरू कर देते हैं अपने कमरे की और सभी पैकिंग भी करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी छोटी बहन कहती है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं एक पार्क में जाऊं घूमने के लिए और फॉरेस्ट व्हील की सवारी करो। जिसके बाद योइची कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो क्योंकि अब उनका लास्ट ही दिन था उस शहर में और अगले दिन वो लोग शहर छोड़ के जाने वाले होते हैं। जिसके बाद योइची हाँ कर देता है और वो सभी लोग अगले दिन जाने की उसकी भी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। पर योइची कहता है कि मुझे डर लगता है ऊंची जगह पर फिर भी उसकी बहन की ख्वाहिश है तो वो जाएगा। तो योइची धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है एक भद्दे से मॉन्स्टर में। जिसके बाद उसकी छोटी बहन हारू को छुपा देती है और वो कहती है कि अब मैं इसका सामना करूंगी। जिसके बाद वो एक बुलेट तैयार करती है और उसके अंदर एक इंजेक्शन डाल देती है और उसको फायर कर देती है अपने बड़े भाई के ऊपर। जिसके बाद वो इंजेक्शन सीधा जाके उसके ऊपर टच होता है और उसका असर शुरू हो जाता है। जिसके बाद योइची अपनी फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है।